Hello everyone. Today we have to start one important chapter of class 9, structure of atom. और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारा कनेक्शंस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर से ये रखेगा भी। जैसे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन डायरेक्टली ये बात बोले थे कि एटम्स आर इनडिविजिबल, मीन्स एटम्स को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर कोई मैटर को अगर हम कंसीडर करें और उसको एक लास्ट पार्ट तक अगर हम तोड़ते हुए जाएं तो हम लोग को वो लास्ट पार्ट जो मिलेगा वो है एटम, ठीक है। और एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा डाल्टन का मानना था, ठीक है। बट कुछ थ्योरीज आया और बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के थ्रू ये चीज़ पता चला कि एटम्स भी फर्दर डिवाइडेड है। उस बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। पहले वो जो थिंकिंग स्टार्ट हुआ कि एटम्स के अंदर भी कुछ और भी फंडामेंटल पार्टिकल है जो एटम के अंदर भी है, मीन्स एटम को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। तो इस पार्ट को पहले हम लोग देखते हैं। ये जो चैप्टर हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इस चैप्टर में हम लोग का सबसे बेसिक पार्ट अगर हम ये ओवरव्यू बनाएं तो बेसिक पार्ट क्या रहेगा कि ये जो थिंकिंग स्टार्ट हुआ कि एटम के अंदर भी इससे ज़्यादा फंडामेंटल कुछ पार्टिकल है, तो इस पार्ट को हम लोग को पहले देखना होगा। ये वाला पार्ट शुरू कैसे हुआ, कैसे हम लोग सोचना शुरू किए इस बारे में। उसके बाद जब हम लोग को इसके अंदर का जो पार्टिकल्स मिल गया तो नेक्स्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हम लोग के साथ आएगा कि हम लोग ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है जो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस भी करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ इट्स नेचर, जिसमें अभी तक डाल्टन का मानना था कि डाल्टन बोले सिंपली कि एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट एटम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम आता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अरेंज्ड कैसे है, ठीक है। ये ठीक है कि एटम के अंदर में है, बट ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने में अरेंज्ड कैसे, और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स आए। और फिर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में उस पार्ट को डिस्कस किए, जैसे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, फिर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, फिर बोर मॉडल ऑफ एटम। ये हम लोग को इस क्लास में देखना है। और ये क्लास इंपॉर्टेंट इसीलिए भी रहेगा क्योंकि हम लोग कुछ सिमुलेशंस भी ऐड करेंगे, जैसे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल सिमुलेशन जो हम लोग देख सके। इसीलिए आप लोग ये चैप्टर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो चैप्टर है क्लास 9th का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये डायरेक्टली लिंक करेगा आपका क्लास 11th में। तो ये दोनों चैप्टर आपका फंडामेंटल है केमिस्ट्री का, और ये दोनों चैप्टर को आप लोग को बहुत अच्छे से ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री से डील किया जाता है वो आपका यही दो चैप्टर से उसका रीजन हम लोग निकाल पाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम पहले इस चैप्टर का ही क्वेश्चन का बात करें तो क्वेश्चन ये आया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद दो क्वेश्चन हम लोग के सामने था। पहला क्या था कि व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, क्योंकि डाल्टन ये बात बोले थे कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम प्रॉपर्टीज, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये अपना पोस्टुलेट्स में ये पार्ट को रखे थे। तो अगर हम बोले कि ठीक है कि दो एटम है, Au है और एक प्लैटिनम ले लेते हैं, ये Au और प्लैटिनम, या फिर और सिंपल मेटल में सोडियम, क्लोरीन, ये सोडियम और क्लोरीन ये दो अलग अलग एटम है। तो ये तो अलग अलग एटम है, तो इसको डिफरेंट कैसे किया, क्योंकि एटम को तो हम लोग फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो फिर इसमें डिफरेंस जो है प्रॉपर्टीज का या फिर और भी कैरेक्टरिस्टिक्स का, ये आया कैसे। पहला तो क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर ये फर्दर डिवाइडेड नहीं है तो सोडियम और क्लोरीन में डिफरेंस कैसे है, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। क्योंकि अभी तो हम लोग को ये पता है कि हाँ सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट अलग होगा, क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट अलग होगा, बट
डाल्टन के बाद अगर आप सोचिए, जब हम लोग को ये मान चुके थे कि एटम ही फंडामेंटल पार्टिकल है, देन हाउ यू विल एक्सप्लेन सोडियम इज डिफरेंट फ्रॉम क्लोरीन। ये चीज को हम लोग एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कॉम्ब ड्राई हेयर। ये एक्सपेरिमेंट भी है, आप लोग ये इसको जान भी रहे हैं, कॉम्ब ड्राई हेयर। आफ्टर दैट ये ड्राई हेयर को पीसेस ऑफ पेपर के सामने अगर ले जाओगे तो ये इसमें चिपक जाता है। अब इस पार्ट को कैसे एक्सप्लेन करोगे? यहाँ पे डज द कॉम्ब देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, ये तो यस है। इफ यस देन वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम। अब इसमें जो चार्ज आया वो आया कहां से? क्योंकि एटम तो इंडिविजिबल है, उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो फिर यहां चार्ज अपने आप कहां से जनरेट हो जा रहा है? तो ये सब क्वेश्चन का आंसर जब जे थॉमसन डिस्कवरी किए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो टोटली रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद हम लोग का स्टार्ट होता है मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मीन्स अगर हम इस पार्ट को डिस्कस करें तो इवोल्यूशन ऑफ एटॉमिक थ्योरीज इस बेसिस पे कि शुरू में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था। आप लोग तो ये बात को जरूर देखें कि डाल्टन का जो गलती था क्या था कि एटम को वो फंडामेंटल पार्टिकल माने, उसके अंदर कोई भी नहीं है। तो ये जो दो क्वेश्चंस अभी हम लोग जो डिस्कस किए, उस चीज को कैसे एक्सप्लेन करें अगर इसके अंदर भी कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है? तो ये फिर थॉमसन का डिस्कवरी हुआ, जे थॉमसन का, जिसमें वो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये जनरली कैथोड रे मींस नेगेटिव चार्ज का रे है आपका, जिसके थ्रू वो जे थॉमसन जैसे ही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किए वैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वहीं पे रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। कुछ बहुत प्रॉब्लम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में भी था, उसके बाद फिर रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड को सुधार के फिर बोर, फिर लास्ट में हम लोग स्ट्रोडिंजर मॉडल ऑफ एटम देखते हैं। ये लास्ट है SPDF, जो आप लोग पढ़िएगा क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो अभी हम लोग को बेसिकली देखना डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोर। तो फर्स्ट पहले ये चीज हम लोग डिस्कस करते हैं कि एटम अब डिविजिबल हो गया। एटम अभी तक जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम लोग देखे थे कि एटम्स आर इनडिविजिबल, बट एटम्स आर डिविजिबल एंड डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन बाय कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय ई गोल्डस्टीन कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। ये दोनों एक्सपेरिमेंट एक ही जैसा मीन्स आप बोलिएगा सिस्टम के थ्रू एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर जो भी हुआ, उसमें कैथोड रे अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो भी पार्टिकल्स आ रहा है वो आपका कैनाल रे हो जाएगा। अगर इस चीज को एक्सप्लेन करना है तो हम एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाते भी हैं, देखिए ये डिस्चार्ज ट्यूब में ये वाला पार्ट को हम लोग हॉलो छोड़ देंगे। यहाँ से हम लोग वैक्यूम पंप लगा के यहाँ का प्रेशर को डिक्रीज करेंगे और ये वाला पार्ट को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब यहाँ से यहाँ कोई गैसेस है सपोज करो, ठीक है। तो ये जब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जब कनेक्ट हुआ तो यहाँ से गैस का जो पार्टिकल्स होगा, मीन्स गैस का जो भी पार्टिकल्स होगा वो पार्टिकल से ये नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल पे और ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे, तो ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा सबसे, ठीक है। ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट होगा, ठीक है। तो अगर तुम लोग गौर से देखोगे तो नेगेटिव चार्ज लगेगा कि इधर से इधर फ्लो हो रहा, ठीक है, एंड पॉजिटिव चार्ज लगेगा इधर से इधर फ्लो हो रहा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आपका इधर से इधर जो फ्लो हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो ये हम लोग यहाँ पे इसको परफोरेटेड करके यहाँ हम फ्लोरेसेंट मटेरियल का कोटिंग इस पार्ट पे
हम लोग कर देते हैं, क्योंकि ये जो गैस का पार्टिकल्स है वो आप लोग को दिखेगा नहीं। तो यहाँ जब हम लोग फ्लोरेसेंट मटेरियल का कोटिंग कर देंगे ZnS, जिसको जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं, तो ये जब टकराएगा, यहाँ पे कॉलिजन होगा, तो यहाँ पे एक स्पार्क लाइट जैसा इमिट करेगा, जिसके थ्रू हम लोग को पता चल जाएगा कि कोई पार्टिकल इस पे कोलाइड किया है। और अगर यहाँ से यहाँ ये पार्टिकल कोलाइड कर रहा है तो मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, मीन्स नेगेटिव रे इधर ट्रांसफर कर रहा है। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के भी थ्रू देखते हैं, तो ये आप लोगों को क्लास 11th में देखना। बट हम यहाँ सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, जिसमें नेगेटिव चार्ज आपका ये नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ आपका फ्लो करता है। तो ये आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जे थॉमसन के थ्रू। ई गोल्डस्टीन भी जे थॉमसन से पहले ही ये कैनाल रे का डिस्कवरी कर चुका था, बट एक्सीडेंटली उससे प्रोटॉन मतलब डिस्कवर हो गया था। उसको पता नहीं था कि प्रोटॉन ही है, बट बाद में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी हुआ तब उसको पता चला कि अच्छा ये प्रोटॉन है। तो ई गोल्डस्टीन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किए थे कैनाल रे के थ्रू, मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज आपका इस तरफ में फ्लो करेगा। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें सिंपली हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देख रहे हैं। जो मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इस नेचर का है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी इसके बाद हुआ है। हम लोग न्यूट्रॉन के डिस्कवरी पे आएंगे जब हम लोग बोर मॉडल ऑफ एटम देखेंगे, उस टाइम हम लोग न्यूट्रॉन का डिस्कवरी पे आएंगे। अभी जस्ट ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इन नेचर। अभी तक ये जो नेचर में मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम का फॉर्मेशन हुआ, एटम से फिर मैटर का फॉर्मेशन। ठीक है, अब एटम से मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है, वो तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला पार्ट है। तो ये वाला पार्ट क्लियर है। यहाँ पे कुछ बहुत पार्ट को हम लोग को ध्यान में रखना है, जो अभी तो हम लोग डायरेक्ट इस डेटा को देखेंगे। आप लोग क्लास 11th में इस चीज़ को देखिएगा अभी कि ये मीन्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, ये सारा पार्ट। बट एक रफ फिगर, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो नेगेटिव सेंस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का ये पॉजिटिव सेंस में होता है, मतलब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो सेम ही होता है, बस सेंस अलग होता है, एक पॉजिटिव सेंस में, एक नेगेटिव सेंस में। मास आपका जो होगा ये 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है इसका मास। ये है 1.627 इंटू 10⁻27 kg मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन को भी हम लोग लिख ही देते हैं। ये बहुत सारा एक्सपेरिमेंट, चार्डविक एक्सपेरिमेंट मीन्स एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये सारा चीज़ हम लोग को मिला। ये आप लोग क्लास 11th में देखिएगा। अभी सिर्फ हम लोग एक रफ डेटा बना रहे हैं, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, मास कितना, प्रोटॉन का चार्ज कितना, मास कितना है। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है क्योंकि ये न्यूट्रल है, और मास इसका लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, प्रोटॉन के बराबर ही अभी लिख रहे हैं 1.627 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से काफ़ी कम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत ज़्यादा कम है। इस रीजन से जब हम लोग मास ऑफ एटम निकालेंगे तो मास ऑफ एटम लॉजिकली होना क्या चाहिए था कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, जितना भी उसमें होगा बस उसको मल्टीप्लाई करते जाना। बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना छोटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कि इसको लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये 2000 टाइम्स स्मॉलर है। इसीलिए हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मास ऑफ एटम में नेग्लिजिबल मानते हैं। इसलिए मास ऑफ एन एटम क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन मतलब अब एक प्रोटॉन का मास है 1.627 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब सपोज करिए कि 30 प्रोटॉन है तो 30 इंटू दिस, एंड न्यूट्रॉन 40 है तो 40 इंटू दिस, तो वो आपका मास ऑफ एटम होगा। ये हम लोग मास नंबर में देखे भी थे, आगे हम लोग देखेंगे भी मास नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, जो एटॉमिक मास हम लोग जो निकाल रहे, तो एटॉमिक मास एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो वो मास ऑफ प्रोटॉन है और मास ऑफ न्यूट्रॉन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें नेग्लिजिबल होता है, हम लोग मान के चलते हैं। तो ये वाला पार्ट को अभी हम लोग को समझना था। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। और
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अब हम लोग उसका आंसर्स ढूंढने का कोशिश करते हैं, या फिर जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स हैं वो हम लोग देखते हैं कि ठीक है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, अभी थॉमसन और रदरफोर्ड तक तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ, बट सपोज करिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया, तो हम एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कैसे मतलब सजाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही पे आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है लेकिन कैसे कैसे अरेंज्ड है, इस पार्ट को भी तो हम लोग को डिस्कस करना है। तो उसके लिए सबसे पहला मॉडल ऑफ एटम आता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। पहला मॉडल ऑफ एटम आता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसमें आप देख सकते हैं ये प्लम पडिंग मॉडल भी इसका नाम है और वाटरमेलन टाइप से भी इसको एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपका जो ब्लू पार्ट है ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, ये पूरा रेड पार्ट क्या है, प्रोटॉन मींस प्रोटॉन पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक एक पार्ट में इंबेडेड है, ठीक है। एंड न्यूट्रॉन का तो अभी डिस्कवरी ही नहीं हुआ, तो ये वाला पार्ट है। तो थॉमसन सिंपली क्या बोला, एटम्स स्फेरिकल में होता है शेप, जिसमें पूरा ओवरऑल जो उसका एरिया होगा या फिर वॉल्यूम होगा उसमें प्रोटॉन पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। अगर कोई स्फेयर को इमेजिन करिए, उस स्फेयर में सपोज करिए कि पूरा वॉल्यूम पे प्रोटॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे इंबेडेड है। फॉर एग्जांपल इसको अगर अच्छे से समझना है तो सपोज करिए कि वाटरमेलन को आप बीच से कट कर दीजिए, ठीक है। अब उसमें जो रेडिश पार्ट है वो आपका क्या है, प्रोटॉन, एंड जो सीड्स है जिसमें इंबेडेड है रेडिश पार्ट में वो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ये थॉमसन का सिंपली कहना था, ठीक है। तो ये जो मॉडल है इसके थ्रू कुछ पॉस्टुलेट्स वो दिए, और वो पॉस्टुलेट्स क्या है, पॉस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। पॉस्टुलेट एक है, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। क्या, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मींस इस पूरा स्फीयर में क्या है, प्रोटॉन्स पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मींस ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और उसमें इलेक्ट्रॉन इंबेडेड है, मींस इलेक्ट्रॉन उसमें कहीं कहीं पे इंबेडेड है। और ये थॉमसन इस बात को भी बोले थे कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड इन मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, मींस कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस टाइप से अरेंज होना चाहिए कि दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन हो सकता है, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन, बस प्रोटॉन प्रोटॉन है तो रिपल्सन, तो ये इतने अच्छे से अरेंज होगा कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी में रहेगा, ठीक है। तो ये मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट में रहने, ये थॉमसन इस बात को बोले भी थे। सेकेंड पोस्टुलेट है, एन एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एन एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है आपका, बराबर है। इस रीजन से एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर। अब ये दोनों पार्ट से अभी भी हम लोग कंसीडर करते हैं कि एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप एंड एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। तो सबसे पहला ये बात आता है जब भी क्लास 9th के स्टूडेंट से, अभी तक जितने हम स्टूडेंट से इंटरेक्ट किए हैं, तो सबसे पहला बात ये आता है कि सर सारा मॉडल्स तो गलत हो जाता है, तो फिर हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। पढ़ते हम लोग इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग को एक एक पार्ट का नॉलेज होना चाहिए। सिचुएशन क्या था कि डाल्टन जो जिस पार्ट में फंसे उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो, उसके बाद हम लोग का क्या आया, जे थॉमसन, जहां पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, उसके बाद जे थॉमसन का कुछ गलती हुआ, तब फिर रदरफोर्ड। तो ये सारा चीज जब तक आप एक एक स्टेप बाय स्टेप नहीं देखिएगा तो आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि एटम को तो हम लोग देख सकते नहीं है। अगर हम लोग एटम को देख सकते तो इतना मॉडल का कोई मतलब ही नहीं था, कोई एक ही मॉडल होता, बस एटम को देख के उसको सीधा सीधा एक्सप्लेन किया हुआ रहता। तो एटम को जब हम लोग देख नहीं सकते तो हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट मॉडल से थोड़ा थोड़ा पार्ट को ले करके हमको लास्ट में एक पिक्चर क्लियर करना पड़ेगा कि एटम का एक्चुअली में शेप होता कैसा है और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन अरेंज्ड कैसे है, ठीक है।
क्योंकि एटम को हम लोग देख ही नहीं सकते। अब इसमें लिमिटेशन एंड ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब लिमिटेशन क्या है? द मॉडल डिड नॉट मेंशन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम। अब आगे चल के अभी देखोगे भी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में न्यूक्लियस को हम लोग डिफाइन भी किए हैं। अब न्यूक्लियस का तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अभी इस वर्ड को सिर्फ आप लोग लेके चलिए कि न्यूक्लियस के बारे में कोई बात ही नहीं हुआ। ऐसे अगर ड्रॉबैक हम लोग रदरफोर्ड के बाद अगर एक बार देखेंगे तो ये चीज को क्लियरली समझ में आएगा, और ये चीज को जरूर एक बार रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जब हो जाए तो फिर एक बार ड्रॉबैक पे आइए थॉमसन मॉडल का। उसके बाद द मॉडल सेड दैट स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इट होल्ड्स इलेक्ट्रॉन व्हिच इज नॉट पॉसिबल, सो द मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है और तो कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स इंबेडेड है और वो स्टेबल हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। ये चीज को हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड में, ये दोनों पार्ट को हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। तो थॉमसन का लगभग जो पार्ट था वो गलत ही था, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को दो पार्ट को आगे भी लेके चलना है, वो है एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप एंड एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। आगे देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो यहां पे हम लोग को एक सिमुलेशन देखना है। सिमुलेशन देखने से पहले कुछ कुछ पार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में दो तीन चीज को वो यूज किए थे। पहला तो ये है गोल्ड फॉयल का वो यूज किए थे। अब गोल्ड फॉयल का यूज क्यों किए? क्योंकि गोल्ड फॉयल मोस्ट मैलिएबल मेटल है। अब इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में ये जो किए हैं वो एक्सपेरिमेंट किए हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मींस एक बहुत छोटा पार्टिकल है उसको वो बॉम्बार्ड करवा रहे हैं, मींस पास करवा रहे हैं एक बहुत ही पतला शीट से, और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो पार्टिकल किस टाइप का बिहेवियर, मींस क्या वो डिफ्लेक्ट कर रहा है क्या, या फिर क्या वो सीधा सीधा पास कर जा रहा है क्या, इस टाइप का। तो वो पार्टिकल जो है, जो अल्फा रे है, वो क्या है, He2+, मींस पॉजिटिव चार्ज का वो रे है, ठीक है। और गोल्ड फॉयल जो है वो मैलिएबल, मींस मोस्ट मैलिएबल मेटल है गोल्ड। इस रीजन से हम लोग गोल्ड को लिए भी हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा पतला हो सकता है। अब सबसे ज्यादा जब थिन शीट्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इससे जब हम लोग अल्फा रे को पास करेंगे तो जो ऑब्जर्वेशन होगा उसके थ्रू हम लोग कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि एटम होगा कैसा, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि एटम कैसा होगा। तो ये वाला पार्ट को हम लोग एक सिमुलेशन से देखते हैं। पहले हम लोग सिमुलेशन पे आते हैं। ये जो सिमुलेशन है इसमें थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है कि जो पार्टिकल साइज है वो स्मॉल पार्टिकल का साइज यहां पे लिए हुए, ठीक है। पॉजिटिव पार्टिकल जिसमें क्लम्प्ड है, मींस एक जगह पे वो क्लम्प्ड है, ये रेडिस पार्ट आपको दिख रहा होगा। और नेगेटिव आपका ऑर्बिटल में, मींस देख रहे हैं एक सेल फिर दूसरा सेल में इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके ये फैला हुआ है। ये भी मान के चल रहा है। और इस मॉडल को जो एक्चुअल मॉडल है जो रदरफोर्ड किए थे उसमें 4,50,000 अगर अल्फा रे पास कर रहे हैं तो 28,000 इससे रिफ्लेक्ट किया और 11 रिफ्लेक्ट किया। तो हम इस पार्ट को एक बार देखते हैं और समझते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है, ठीक है। तो आप देखिए कि यहां पे ये जो ग्रीन वाला पार्ट जो जा रहा है ये आपका क्या है, अल्फा रे है। और अल्फा रे बहुत सारा सीधा सीधा पास कर जाएगा, लेकिन कुछ कुछ डिफ्लेक्ट करेगा। देखिएगा कुछ कुछ आपका इधर डिफ्लेक्ट कर जा रहा है, सीधा सीधा ना जाकर के डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। तो ये जो डिफ्लेक्टेड है ये वाला पार्ट है, और बहुत कम है जो सीधा सीधा वापस आ रहा है, बहुत कम है जो सीधा सीधा वापस आएगा। तो इस पार्ट को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट था आपका किसका, ये एक्चुअल मॉडल का एक्सपेरिमेंट है। हम लोग ये मॉडल का एक्सपेरिमेंट अपने से करते हैं। हाँ देखिए, इसमें ये मॉडल का एक्सपेरिमेंट हम लोग अपने से, जैसे ही देखिएगा रेड वाला के जस्ट नजदीक आएगा अल्फा रे, वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। और अगर नहीं है तो वो सीधा सीधा
पास कर जाएगा। तो आप देखिए यहां पे ये आपका जो चार्ट बना हुआ है, इसमें आपका अल्फा रे कितना पास कर रहा है और उसमें से डिफ्लेक्ट कितना किया, रिफ्लेक्ट कितना किया, ये वाला पार्ट को आप देख सकते हैं। तो ये आपका सिंपल ऑब्जर्वेशन है जिसका ये चार्ट बना हुआ है। अब ये वाला पार्ट को हम लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ये इससे सो ऑल पार्टिकल्स पाथ, जितना भी पार्टिकल्स है उसका पाथ बना हुआ है। उसमें से आप देखिए कि यहां पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही अल्फा रे इसके नजदीक गया, या तो वो डिफ्लेक्ट कर गया या तो वो बाउंस बैक कर गया होगा, ठीक है। और जो इससे दूर है वो सीधा सीधा पास कर गया, जो इससे दूर है वो सीधा सीधा पास कर गया। तो यहां से एकदम पिक्चर क्लियर होता है कि जो अल्फा रे है वो यहां से डिफ्लेक्ट तभी किया होगा जब ये जो रेडिस वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। तो ये जो रेड वाला पार्ट है ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी ये रिपल्सन होगा और तभी डिफ्लेक्शन हो सकता है। तो यहां से इस फिगर से ये चीज क्लियर होता है कि जो अल्फा रे है वो पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे जो बीच में जो पार्ट है वो आपका क्या है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तभी जाके रिपल्सन हो रहा है। तो ये सोच लीजिए 4,50,000 रे का ये ट्रेस्ड पाथ है, जिसमें आप आराम से समझ सकते हैं कि यहां पे आप आराम से देखिए इस जगह पे, ये जो जगह है ये आपका क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तभी ना अल्फा रे यहां से पास नहीं हुआ सीधा सीधा, ठीक है। तो आप देखिए जब इतना ज्यादा रे पास कर रहा है, अगर हम इस पार्ट को फिर से हटा दें तो आप देखिए सिर्फ यहां पे इतना बड़ा एटम है, उसमें मात्र इतना छोटा सा पार्ट के पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। इस रीजन से ऐसा ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि डिफ्लेक्शन भी बहुत कम है, इतना रे को भेज रहे हैं तब जाके मात्र 28,000 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है और उसमें से 11 पूरा बाउंस बैक कर रहा है वापस, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन हुआ, इस बेसिस पे ऑब्जर्वेशंस क्या ऑब्जर्व किए वो देखिए। ऑब्जर्वेशंस हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, ये पार्ट हम लोग लिए हुए यहां से। तो ऑब्जर्वेशन हम लोग को क्या ऑब्जर्व हुआ, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल से डायरेक्टली वो पास कर गया, ठीक। जो हम लोग समझ भी रहे हैं कि आपका 4,50,000 पास हो गया ऐसे ही। उसके बाद 28,000 जो है वो आपका डिफ्लेक्ट किया और 11 रिफ्लेक्ट किया। तो आप देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, अनडिफ्लेक्टेड सीधा सीधा पास कर गया। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट किया 28,000, यहां आपको दिख भी रहा होगा हम लोग जो सिमुलेशन चलाएं। तो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, ये ऑब्जर्वेशंस हम लोग नोट कर रहे हैं रदरफोर्ड का। सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 particle appear to be rebound, means 12,000 में एक अल्फा पार्टिकल वो बाउंस बैक कर रहा है, वापस आ जा रहा है, रिफ्लेक्ट कर जा रहा है वापस, ठीक। तो ये रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन था, ठीक। ये ऑब्जर्वेशन से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं वो देखिए। आराम से हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, पहला, अगर आपका अल्फा पार्टिकल मोस्टली पास कर जा रहा है ऐसे ही, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम एम्प्टी होगा तब ना। मीन्स अगर एटम में, अगर थॉमसन वाला बात करें, अगर वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता तो एक भी अल्फा पार्टिकल पास करता, इससे नहीं करता। अल्फा पार्टिकल पास तब किया जब इसमें पूरा स्पेस खाली है और बहुत कम डिफ्लेक्शन हो रहा, मतलब कहीं एक छोटा पार्ट है जहां पे पॉजिटिव चार्ज है और ये बाउंस बैक करवा दे रहा, मतलब ये जो छोटा पार्ट है जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वो डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड भी है, तब जाके यहां पे ये He को जब ऐसे ही सीधे अटैक किया तो वो वापस बाउंस बैक भी कर दिया। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज most of the alpha particle pass through the gold foil undeflected, ठीक है। very few alpha particle were deflected from their path, बहुत कम अल्फा पार्टिकल है जो डिफ्लेक्ट किया अपने पाथ से। तो इससे क्या हम लोग को पता चल रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल एरिया पे कंसंट्रेटेड है,
अब अगर सोचिए हम 4,50,000 से एबव अल्फा पार्टिकल को पास करवा रहे हैं, उसमें मात्र अगर 25 से 28,000 मीन्स 25,000 टू 28,000 अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि बहुत ही कम है। और बहुत कम क्यों है? क्योंकि हम तो रैंडमली ना वो मीन्स अल्फा पार्टिकल पास करवा रहे हैं गोल्ड फॉयल से। जब हम लोग रैंडमली अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल से पास करवा रहे हैं तो यहाँ पे इस चीज को आप लोग को समझना पड़ेगा कि जब 28 या फिर 25,000 उससे डिफ्लेक्ट हुआ तो कहीं बहुत स्मॉल एरिया होगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, अदरवाइज पूरा का पूरा ही डिफ्लेक्ट कर जाता जो थॉमसन मॉडल में होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? नहीं। तो यहां से थॉमसन मॉडल ऐसे ही गलत हो जाता है। और एक बात और सामने आता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका बहुत ही स्मॉल एरिया पे मीन्स बहुत ही स्मॉल एरिया पे ऑक्यूपाई किए हुए स्पेस, ठीक है। अब ये जो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री जो है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, ये इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड है इस एरिया पे। मीन्स बहुत ही छोटा वॉल्यूम होगा और इस छोटा वॉल्यूम पे वो डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड है पूरा पॉजिटिव चार्ज। तो इससे क्या हो रहा है कि हीलियम 2+ या फिर मीन्स अल्फा रे जब आपका डायरेक्ट इसमें अटैक किया तो ये रिबाउंड कर गया, मीन्स बाउंस बैक कर गया। तो यहां से अब एक पार्ट क्लियर हो रहा है कि एटम जो होता है वो पूरा का पूरा स्पेस लगभग इम्प्टी होता है, उसमें एक स्मॉल एरिया या फिर स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज वहां पे डेंसली कंसंट्रेटेड होता है, इस रीजन से वो रिबाउंड भी कर रहा है। तो ये वाला पार्ट हम लोग का ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन आता है। और ये ऑब्जर्वेशन के कंक्लूजन के बाद रदरफोर्ड, इस ऑब्जर्वेशन के कंक्लूजन के बाद रदरफोर्ड एक न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम देते हैं। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में वो क्या किए कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज जो था, जो स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए था अंदर में, जैसे अगर हम एक एटम को ऐसे ही ड्रॉ करें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए, इस पॉजिटिवली चार्ज एरिया को वो नाम दिए क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या नाम दिए? न्यूक्लियस। Means there is a positively charged center in an atom called the nucleus. Nearly all mass of an atom resides in the nucleus. जितना भी मास है वो इस न्यूक्लियस में ही रहता है एटम का। यहां से एक बात जरूर क्लियर होगा कि मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन इधर ही रहेगा। तो यहीं पे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस ही में आपका प्रोटॉन है और न्यूक्लियस ही में न्यूट्रॉन होगा। अभी न्यूट्रॉन का भले डिस्कवरी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट अगर आप पढ़िएगा तो नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। और हम लोग शुरू में ही देखें कि मास ऑफ एटम क्या चीज पे डिपेंड करता है? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब मास प्रोटॉन भी यही होने वाला है, न्यूट्रॉन भी यही होने वाला है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ। अब यहां पे ये गलती थोड़ा सा कर देते हैं, अब इस चीज को वो ड्रॉबैक भी हो जाता है रदरफोर्ड का। तो ये वाला पार्ट को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता है ये सर्कुलर पाथ में, ठीक है, ये पाथ में आपका इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ठीक है, ये पाथ में आपका इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। एज लाइक एज, यहां पे ये बात भी बोले, एज लाइक एज अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन। जैसे अगर सन को बीच में आप रख लीजिए तो अर्थ जो रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ, उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, सर्कुलर पाथ में। और ये पाथ आपका फिक्स्ड होगा। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही छोटा होगा इन कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। और इस रीजन से हम लोग को ये पता भी चल रहा था कि आपका जो डिफ्लेक्शन हुआ था वो बहुत कम है। इसका मतलब वो बहुत छोटा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। और अगर इस चीज को मीन्स इमेजिन भी करना है तो एक आप इमेजिन करिए एक क्रिकेट स्टेडियम जिसमें एक बॉल को पिच में रख दीजिए, ठीक है, और पूरा स्टेडियम पूरा एटम का वॉल्यूम है जिसमें मात्र जो बॉल है, सपोज क्रिकेट स्टेडियम देख समझ रहे कितना बड़ा है, उसमें से जो बॉल आपका पिच में रखा हुआ है वो एज ए न्यूक्लियस के जैसा बिहेव करेगा और पूरा जो स्टेडियम है वो आपका वॉल्यूम ऑफ एटम होगा, ठीक है।
तो आप सोचिए कि एटम का वॉल्यूम कितना बड़ा है और उस कंपेयर में जो बॉल है पीछ पे रखा हुआ वो न्यूक्लियस है इतना छोटा होता है। अब इसी को आप कंडेंस्ड फॉर्म में सोच सकते हैं कि आपका जो न्यूक्लियस है वो कितना छोटा और आपका एटम है उसका वॉल्यूम कितना बड़ा है। ठीक है, तो अगर बोला जाए तो अगर साइज ऑफ एटम 10⁻⁻10 के रेंज में है तो साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 के रेंज में होगा। अगर साइज ऑफ एटम 10⁻⁻10 के रेंज में है तो साइज ऑफ, ये मीटर में बात कर रहे हैं, 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में होगा। तो ये बहुत ही छोटा होगा इसके कंपेयर में। ठीक, अब यहां पे रदरफोर्ड का तो सारा बात सही था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो हम लोग अभी जस्ट बोले कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड एज लाइक एज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा गलती हो गया और उस गलती से रदरफोर्ड का ड्रॉबैक भी, मीन्स आगे चल के हम लोग इस पार्ट को भी देखेंगे और ये ड्रॉबैक भी है। और उसके बाद फिर डिस्कवरी हुआ बोर मॉडल ऑफ एटम का, मीन्स बोर फिर डिफाइन किए कि कैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो पहले यहाँ पे पार्ट ये है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो सन और अर्थ वाला जो सिचुएशन है इसमें क्या है कि इसमें चार्ज नहीं है, यहां पे आपका चार्ज है। ये पहला डिफरेंस है और इस डिफरेंस के कारण एक मैक्सवेल का थ्योरी आता है, उस चीज को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, जो हम लोग ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में देखेंगे। वो क्या है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल accelerated charge particle emit electromagnetic radiation and hence an electron revolving around the nucleus should emit electromagnetic radiation because अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे प्रोटॉन है, न्यूक्लियस मीन्स पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ये आपका क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा। अगर हम वेलोसिटी मींस वेलोसिटी नहीं, स्पीड अगर इसका फिक्स भी कर दिए तो अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा तो हर पॉइंट पे टेंजेंट अलग बनेगा और हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन अलग होगा। तो बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, क्योंकि हर पॉइंट का डायरेक्शन इसका टेंजेंट बताएगा, हर पॉइंट का डायरेक्शन इसका टेंजेंट बताएगा। और इसमें कितना पार्टिकल्स है, इनफाइनाइट पार्टिकल्स, मतलब इनफाइनाइट डायरेक्शन। अगर इनफाइनाइट डायरेक्शन मतलब हर पॉइंट के बाद इलेक्ट्रॉन अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इस रीजन से ये क्या है, ये एक्सेलरेटेड मोशन में, वे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में इलेक्ट्रॉन है, तो ये पार्ट को सेटिस्फाई किया कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मींस इलेक्ट्रॉन भी तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, सिंपली आप समझिए रेडिएशन जो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज कर जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी इसका रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज कर जाए, ठीक है, आप लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, हीट एंड मास ट्रांसफर में देखे होंगे, उसमें सपोज इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी रिलीज कर जाए, तो एनर्जी अगर रिलीज करेगा तो ऑटोमेटिक इसका पाथ श्रिंक करना शुरू करेगा, क्योंकि एनर्जी कम हुआ तो अपना ऑर्बिट को घटाएगा ये, और ये ऑर्बिट को घटाते घटाते कहाँ पे, स्पाइरल पाथ ये फॉलो करेगा और लास्ट में ये न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज करते करते वो स्पाइरल पाथ में मूव करते करते लास्ट में वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और इसको आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और इससे ये पता चल जाएगा कि एटम जो है वो कुछ समय के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम खत्म, ठीक। और कैलकुलेशंस के अनुसार 10⁻⁻8 सेकेंड लगता है एक इलेक्ट्रॉन को गिरने में न्यूक्लियस में। तो सपोज करिए 10⁻⁸ सेकेंड में एटम खत्म हो जाएगा, और मतलब पूरा वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा एक ही बार में। 10⁻⁸ मतलब हम लोग के सेकेंड होने से कितना पहले ही, मतलब पूरा वर्ल्ड का जितना भी पार्टिकल है वो पहले ही खत्म हो जाए। तो क्या ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि सारा चीज तो स्टेबिलिटी देख ही रहे हम लोग, सारा एटम्स तो एकदम स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो एटम्स स्टेबल होता है, बट इस पार्ट को रदरफोर्ड एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन पाथ पे मूव करेगा, और इस चीज को एक्सप्लेन किए बोर, जो हम लोग बोर मॉडल ऑफ एटम में देखेंगे। तो यहां पे ड्रॉबैक सिंपली ये है
कि जो मैक्सवेल थ्योरी के अनुसार से एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी रिलीज करेगा रेडिएशन के फॉर्म में, और वो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी अगर रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन उसको पूरा सेटिस्फाई करता है कि इलेक्ट्रॉन भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी रिलीज कर रहा है तो कुछ टाइम के बाद वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और इससे ये प्रूव हो रहा है कि एटम्स आर अनस्टेबल बट एटम्स आर हाईली स्टेबल। यहीं पे अगर एटम्स आर अनस्टेबल, यहां से अगर हम लोग मैक्सवेल के थ्योरी से इसको प्रूव करें, लेकिन हम लोग एग्जैक्टली क्या जान रहे हैं, एटम्स आर हाईली स्टेबल, तो इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करें। यहीं पे अनस्टेबल भी हो जा रहा है और अचानक से, और हम लोग जानते हैं कि एटम्स स्टेबल है, तो ये दोनों पार्ट में कॉन्ट्राडिक्शन है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन का आंसर नहीं कर पाए रदरफोर्ड। तो फिर हम लोग आगे जो मॉडल ऑफ एटम देखेंगे वो है बोर मॉडल ऑफ एटम, जहां पे हम लोग ये देखेंगे कि एक सर्टेन ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कैसे करना है, ठीक है, क्यों नहीं उसका जो ऑर्बिट है वो श्रिंक कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है। तो आप लोग का आज का जो क्लास है वो बेसिकली थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और एक बेसिक क्वेश्चंस जिससे स्टार्ट हुआ था, ये पूरा क्लास कंक्लूड होता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड ड्रॉबैक तक। और आज के क्लास के बाद ये चीज़ जरूर आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि एटम का शेप एग्जैक्टली में स्फेरिकल होगा, उसमें उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, और अभी ये हमको नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होगा, बट हम लोग को ये जरूर पता है कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे होता है और नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है। और इस पार्ट को हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो अभी दिक्कत आया कि नेगेटिव चार्ज श्रिंक कर ले रहा है अपना पाथ को अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे बोर, और उसमें हम लोग उस मॉडल ऑफ एटम में ये देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन पाथ पे भी रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। थैंक यू।